बजट 2023-24 में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, उन्होंने अपना भाषण प्रस्तुत किया था, जो कि 1 फरवरी 2023 को किया गया था कल। तो माननीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने इस प्रकार अपना पूरा भाषण दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करती हूँ। यह अमृतकाल में पहला बजट है। फिर उन्होंने प्रस्तावना दी। इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत अगले 100 के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं, जिसमें विकास के सुफल सभी क्षेत्रों में नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तक पहुँचे। हमारी आज़ादी के 75वें साल में दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था सबसे बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है। आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई हमारे जिन अंग्रेजों यानी भाइयों ने हमारे भारत की लड़ाई लड़ी थी, वे आगे बढ़ती कोशिशों के आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। अनेक संकटों के बीच समुत्थान। हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन का ध्यान केंद्रित किया है, जिनके परिणाम स्वरूप जन भागीदारी, जरूरतमंद लोगों को लाक्षित समर्थन मिल सका। इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने की मदद मिली। दुनिया में भारत कद कई शानदार उपलब्धियों से वजह से बढ़ा है। अद्वितीय विश्वस्तरीय डिजिटल पब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार, कोविन और यूपीआई अभूतपूर्व पैमाने पर रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान, अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधित लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे 80 करोड़ से अधिक लोग के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ साथ सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं। लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। G20 अध्यक्षता में चुनौतियों के बीच वैश्विक एजेंडा की संचालित करना। वैश्विक चुनौतियों के इस दौर पे G20 अध्यक्षता में हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका के सशक्त करने का एक अद्वितीय अवसर देती है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए और टिकाऊ आर्थिक विकास संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लोक केंद्रित एजेंडा चल रहा है। वर्ष 2014 में उपलब्धियां किसी को पीछे न छोड़ते। वर्ष 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के बेहतर क्वालिटी की ज़िंदगी और इज्जत की ज़िंदगी सुनिश्चित की है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और यह दुनिया की 10वीं और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने कारोबार के लिए अनुकूल परिवेश के साथ साथ एक सुशासित और नवोन्मेषी देश के रूप में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है। जैसा कि अनेक वैश्विक सूचकांकों में प्रतिबिंबित होता है कि हमने कई संधारणीय विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है। जैसा कि 2022 में EPFO सदस्यता के दुगने से अधिक 27 करोड़ होने और यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबिंबित होता है। लक्षित लाभों को सबके लिए सुलभ करने के साथ साथ अनेक योजनाएं के कुशल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। कुछ एक योजनाएं इस प्रकार हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय, उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते योजना में, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद हस्तांतरण। अमृतकाल के लिए संकल्पना सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। अमृतकाल के लिए हमारी संकल्पना में सुदृढ़ लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी चलित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। यह हासिल करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी अनिवार्य है। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा, बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। भारत आज 100 तक की हमारी यात्रा में ध्यान दिए जाने वाले इन क्षेत्रों में के लिए काम करने के लिए हमारा मानना है कि अमृतकाल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। पहला, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़कर असाधारण कामयाबी हासिल की है। हम इन समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों या समूहों में, जिनमें से प्रत्येक में कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा, के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे। कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ उनके उत्पादों को बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजारों में सेवा देने के लिए अपने प्रचलनों का दायरा बढ़ाएं, जैसा कि कई स्टार्टअप के तरक्की करके यूनिकॉर्न में बदलने के मामले में हुआ है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास, सदियों से अपने हाथों में औजारों के सदियों से आपने देखा होगा, सदियों से अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतया विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सब सच्ची भावना को निरूपित करता है। पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है। यह नई स्कीम उनके अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें MSME वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संकटों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि उसमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के सुलभता भी शामिल होगी। इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा। इस बार आता है पर्यटन। हमारे देश में घरेलू के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थानों की भरमार है। भारत में पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं, जिनका उपयोग किया जाना है। इस क्षेत्र में विशेषकर युवाओं के लिए नौकरियों का उद्यमिता के शानदार मौके, पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य, राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रम के समन्वय, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के साथ साथ मिशन मोड में किया जाएगा। हरित विकास। हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन, हरित उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रम और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नीतियों का क्रियान्वित कर रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था के कार्बन संघनन को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं और हरित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके उपलब्ध कराते हैं। इस बजट की प्राथमिकताएं हैं कि इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक दूसरे का संपूर्ण करती हैं और अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तार्षि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित क्रांति, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। अब इनको जानते हैं विस्तृत से।
प्राथमिकता पहली है कि समावेशी विकास। सबका साथ सबका विकास सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर सबको कवर करते हुए समावेशी विकास संभव किया है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी निरंतर ध्यान दिया गया है। यह बजट उन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। कृषि एवं सहकारिता। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचलन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसके फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं को फार्म इनपुट के लिए प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केटिंग इंटेलिजेंस और एग्री टेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोल सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धन निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराना है। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों भी लेकर आएंगी। कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाना, यानी अतिरिक्त लंबे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट भागीदारी पीपी के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। किसानों, राज्य के इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग से इनपुट आपूर्ति, एक्सटेंशन सेवाओं और मार्केट लिंकेजों की व्यवस्था की जाएगी। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। हम 2200 करोड़ के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। हम दुनिया में श्री अन्न के नाम से बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक में हम कई प्रकार से श्री अन्न उगाते हैं, जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। इनके ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं और ये सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। मैं इन श्री अन्न को उगाकर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सकेगा। कृषि ऋण के लक्ष्य से पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन का ध्यान केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ तक का बढ़ाया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र हम 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उपयोजना शुरू करेंगे, ताकि मछुआरे, मछली विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम अपने कार्य में और अधिक सक्षम बन सकें, मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जा सके और बाजार का विस्तार किया जा सके। सहकारिता किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के साथ अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सहकार को समृद्धि के विजन को हासिल करने के लिए अध्यादेश के साथ एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले ही 2,516 करोड़ के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिकताएं कृषि ऋण सोसाइटी PSCS के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है। सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके PSCS के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए थे, ताकि वे बहुउद्देशीय PSCS बनने में सक्षम हो सके। सहकारी सोसाइटियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा सके।
इस पृष्ठभूमि के साथ हम व्यापक केंद्रीकृत भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का भंडारण करने और उचित समय पर उसकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में कवर नहीं किए गए पंचायतों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटियां, प्राथमिक मत्स्य सोसाइटियां और डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना करने हेतु सुविधा प्रदान करेगी। स्वास्थ्य शिक्षा कौशल वर्धन, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 100 स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें से प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्कीम और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग परक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। अब आज चिकित्सक अनुसंधान, सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार का प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा ICMR प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेजों, संकाय तथा निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास दलों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। फार्मा नवाचार, फार्मास्यूटिकल में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों में माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हम विशिष्ट प्राथमिकता व पर्याप्त क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम, मौजूदा संस्थानों में चिकित्सक उपकरणों हेतु पूर्ण समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रमों का बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भविष्यताकलिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और उच्च कोटि के विनिर्माण तथा अनुसंधान के लिए कुशल मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अध्यापकों का प्रशिक्षण, नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान पाठ्यक्रम, सह व्यवहार, सतत पेशेवर विकास, डिपेस्टिक सर्वेक्षण और ICT कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवन उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों में भाषाओं विषयों के स्तर पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तर पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों का पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की अधिकतम क्षति को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालय में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी में पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पूर्ण पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने वाले NGO के साथ सहयोग भी इस पहल का हिस्सा होगा। वित्तीय समझ लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों में उम्र के हिसाब से उपयुक्त पाठन सामग्री देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिकता दूसरी है कि अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार में जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया गया था। अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचाना के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम में आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया था। प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों PBTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें PBTG परिवारों और पर्यावासियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क
तथा दूर संचार संपर्कता और साधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अगले 3 वर्षों में केंद्र के 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त करेगा। सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने तथा पेयजल के लिए बहिस्तल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना में 5,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। निर्धन कैदियों को सहायता जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्ति जो जुर्माना तथा जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं को आवश्यकता वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्राथमिकता तीसरी है कि अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। महामारी की सुस्त अवधि के बाद निजी निवेश दोबारा बढ़ रहे हैं। इस बजट में निवेश और रोजगार सृजन के हितकारी चक्र को गति प्रदान करने के लिए एक बार फिर महत्व दिया गया है। विकास और रोजगार को संवाहक के रूप में पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ किया जा रहा है। उसे जीडीपी का 3.3% होगा। यह वर्ष 2019 से 2020 के परिव्यय के लगभग 3 गुना अधिक होगा। हाल के वर्षों में हुई पर्याप्त वृद्धि विकास संभावनाओं और रोजगार के सृजन में तेजी लाने, निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्षा कवच लगाने के सरकार के प्रयासों में मूल में है। प्रभावी पूंजीगत व्यय केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश का राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत अस्थियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान द्वारा संपूर्ण किया जाता है। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ होगा, जो कि जीडीपी का 4.5% होगा। राज्य सरकारों के पूंजीगत निवेश के लिए सहायता मैंने अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को संपूरक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1.3 लाख करोड़ के उल्लेखनीय रूप से बढ़े परिव्यय के साथ राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है। अवसंरचना में निजी निवेश हेतु अवसरों में वृद्धि करना। नव स्थापित अवसंरचना में वित्त सचिवालय, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानतया सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले रेलवे, सड़क, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सहित में अधिक निजी निवेश के लिए हितधारकों की सहायता करेगा। अवसंरचना को सम्मिलित मास्टर सूची अवसंरचना की सम्मिलित मास्टर सूची की अमृत काल के लिए उपयुक्त वर्गीकरण और वित्त पोशाक फ्रेमवर्क और संतुष्टि करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक यह सर्वाधिक परिव्यय वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना है। संभार तंत्र पंतनों और कोयला, इस्पात, वर्कों और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से लेकर अंत तक के संपर्क साधने के लिए 100 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को अभिज्ञात की गई हैं। इन परियोजनाओं को निजी स्रोतों में 15,000 करोड़ सहित से 75,000 करोड़ के निवेश के साथ प्राथमिकताएं दी जाएंगी। क्षेत्रीय संपर्कता एवं कनेक्टिविटी क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। भविष्य के साधारणीय शहर राज्यों और शहरों के इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे हमारे शहरों को भविष्य के साधारणीय शहरों में रूपांतरित करने के लिए शहरी आयोजनाएं सुधार और कार्यवाही करें। इसके लिए भूमि संसाधनों के कुशल उपयोग करना होगा। शहरी अवसंरचना के लिए पर्याप्त संसाधनों का सृजन करना होगा। पारगमन उन्मुखी विकास करना होगा। शहरी भूमि की उपलब्धता और
वहनीयता बढ़ानी होगी और सभी के लिए अवसर प्रदान करने होंगे। म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए शहरों को तैयार करना, संपत्ति और व्यवस्था के सुधार लाकर शहरी अवसंरचना पर प्रयोक्ता प्रभार लगाकर शहरों की म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए अपनी ऋण प्राप्ति योग्यता के सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि, इसमें RIDF की तरह प्राथमिकताएं क्षेत्र उधारी नियमितता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों के शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्यों के UIDF का उपयोग करते हुए समय उपयुक्त उपयोगिता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ साथ मौजूदा स्कीमों को संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हम इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि उपलब्ध कराने की उम्मीद करते हैं। शहरी स्वच्छता, सभी शहरों को कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों का मल कीचड़ बाहर निकालने के लिए मैन होल को मशीन होल के रूप में प्रयोग करके 100% मशीनी तरीके के साथ साफ किया जाएगा। सूखे और गीले अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्राथमिकता चौथी है कि सक्षमता को सामने लाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूल मंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जो आम नागरिकों की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे। इसी पर मिशन कर्मयोगा है। मिशन कर्मयोगा के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित कर रहे हैं। सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गार्ड कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया है, जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशल का उन्नयन करने के लिए और लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए हमने 42 केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। इस बजट में हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य को सामने लाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए उत्कृष्ट केंद्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के लिए विजन के साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योगपतियों, कृषि, स्वास्थ्य एवं साधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने के अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयार करने के लिए सहभागी होंगे। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति, स्टार्टअप और शिक्षा विधि द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इससे अज्ञात नाम से आने वाले डाटा तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अपने ग्राहक को जाने, KYC प्रक्रिया का सरलीकरण, एक आकार सबके लिए उपयुक्त के बजाय जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर KYC प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में विनियामकों को ऐसी KYC प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतः सहज हो। पहचान और पते के अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान, विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विनियामकों और विनियमित निकायों द्वारा बनाए रखे गए व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजिलॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। समान बिजनेस पहचानकर्ता, जिन बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या पैन होना अपेक्षित है, उनके लिए विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना
आसान होगा और इसे विधिक अधिदेश के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया, एक ही सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास अलग अलग प्रस्तुत करने की अपेक्षा से बचने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। सूचना या विवरणी को एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत प्रारूपों के दायर करने के लिए इस प्रक्रिया को दायरकर्ता के विकल्प के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। विवाद के विश्वास, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए राहत। कोविड अवधि के दौरान यदि एमएसएमई अपनी संविधाओं को निष्पादित करने में विफल रहे हैं तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति के संबंधित जब्त राशि का 95% भाग सरकार को सरकारी उपक्रम द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी। विवाद के विश्वास सेकंड में है संविदागत विवादों का निपटान। सरकार और सरकारी उपकरणों में संविदागत विवादों जिनमें से मध्यस्थम पंचायत को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है के निपटान के लिए मानकीकृत शर्तें वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। इससे विवाद की लंबिता के स्तर पर निर्भर करते हुए श्रेणीकृत निपटान की शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा। राज्य सहायता मिशन, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों के लिए नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। परिणाम आधारित वित्त पोषण, प्रतिस्पर्धा विकास और जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों के प्रायोगिक आधार पर बेहतर तरीके से आवंटित करने के लिए चुनिंदा स्कीमों को वित्त पोषण एवं इनपुट आधारित से परिणाम आधारित में बदल दिया जाएगा। ई न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण शुरू किया जाएगा। फिटनेस सेवाएं, भारत में फिटनेस सेवाएं हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसमें आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल हैं के द्वारा सुगम बनाया गया है तथा और अधिक नवोन्मेषी फिटनेस सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजी लॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा। निकाय डिजी लॉकर, एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुनिश्चित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियर संसाधनों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जिनमें से अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों का रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ साथ स्मार्ट कक्षाओं, सूक्ष्म कृषि, इंटेलिजेंस परिवहन प्रणालियों को और हेल्थ केयर एप्लीकेशन को कवर करेंगी। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे LGD एवं प्रौद्योगिकी आधारित और नवीन सिद्धांत को पेश एक उभरता क्षेत्र है जिसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये हीरे पर्यावरण हितैषी हैं जिनमें से वही प्रकाशीय और रासायनिक गुण होते हैं जो प्रकृति हीरों में होते हैं। LGD शीट्स और मशीनों के स्वदेश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए IIT को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान का प्रदान किया जाएगा। LGD के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए LGD शीट्स का सीमा शुल्क की दर में समीक्षा करके प्रस्ताव भाषण के भाग ख में दर्शाया जाएगा। प्राथमिकता हरित विकास, जो अगली प्राथमिकता 5 है हरित विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ ऑफ एंड पर्यावरण के लिए जीवन शैली में संकल्पना प्रस्तुत की है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक 50 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता को आगे बढ़ा रहे हैं। यह बजट हरित विकास के लिए पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है। हरित हाइड्रोजन मिशन हाल में 19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने
तथा भारत को इस उद्यमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना। ऊर्जा परिवर्तन। इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा परिवर्तन का निवेश शून्य उद्देश्य और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं। अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 MWH की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को व्यवहार्यता अंतर्निधियन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। पंप्ड स्टोरेज परियोजना के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा भी तैयार किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, जिससे 8,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम। व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों और व्यक्तियों को स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से साधारणीय उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। PM प्रमाण। पृथ्वी माता को पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार के हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम राज्यों को संघ राज्यों क्षेत्रों रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किए जाएंगे। गोबर्धन स्कीम। गोबर्धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 30 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं, जिनमें कुल लागत 10,000 करोड़ होगी। मैं भाग में इस जिक्र करूंगी। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कार्य कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का CBG अधिदेश यथा समय लाया जाएगा। बायोमास के संग्रहण और जैव खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र। अगले 3 वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर मनरेगा यानी मिष्टी है वन रोपण के लिए भारत के मिली सफलता के आधार पर मनरेगा CAMPA कोष और अन्य स्रोतों में बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार्य और मैंग्रोव पौधरोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। अमृत धरोहर। आर्द्रभूमि जैव विविधता के धारण करने के लिए अति महत्वपूर्ण परिस्थितियों तंत्र प्रधानमंत्री जी ने अपनी सबसे हाल में मन की बात में कहा है कि हमारे देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है, जबकि 2014 के पहले इनकी संख्या 26 थी। स्थानीय समुदाय संरक्षण के प्रयासों में हमेशा आगे रहे हैं। सरकार अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इनके विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। इस स्कीम को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों को स्थानीय समुदाय के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। तटीय नौवहन को व्यवहार्यता अंतर्निधियन के साथ सरकारी निजी भागीदारी PPP की रीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि यह यात्रियों और माल भाड़े दोनों के लिए परिवहन की ऊर्जा कुशल एवं कम लागत वाली प्रणाली है। वाहनों का प्रतिस्थापन। प्रदूषण करने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बजट 2021-22 में उल्लेखित वाहन स्क्रैपिंग की नीति को
और बढ़ावा देने के लिए मैंने केंद्र सरकार के पुराने वाहनों के स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित की हैं। राज्यों में भी पुराने वाहनों को एम्बुलेंसों को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी। प्राथमिकता है, जो अगली प्राथमिकता है छठवीं, वो युवा शक्ति। हमारे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने की मदद करने के लिए हमने कौशल वर्धन का केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने में सहायता आर्थिक नीतियां अपनाई हैं और व्यवसाय को अवसरों को समर्थन किया है। इसी पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चौथी जो है कि अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 शुरू की जाएगी। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों में संरेखन पर जोर दिया जाएगा। यह योजना इंडस्ट्री चौथी जैसे कोडिंग, एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म निम्न के लक्ष्य हासिल करने के लिए एकीकृत डिजिटल स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत पर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र और विस्तार प्रदान किया जाएगा। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने एवं MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिताओं योजनाओं की सुलभता सुगम करने के राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना एक चालू की गई है, जो कि अखिल भारतीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। इस पर आता पर्यटन। एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से कम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड में से चयन किया जाएगा। पर्यटक अनुभव को समृद्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा सभी प्रशासनिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रत्येक गंतव्य को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटक विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों में पर होगा। देशों को अपना देश पहल का उद्देश्य यानी देशों का अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिताओं का विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा। यह मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटक के बदले घरेलू पर्यटक को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की अपील से शुरू की गई है। थीम आधारित पर्यटक सर्किटों को एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गाँवों में पर्यटन के बुनियाद ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यूनिटी मॉल राज्यों को उनके स्वयं के ODOP एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद को अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए और शेष राज्यों के लिए ऐसे उत्पादों के स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी अपनी राजधानियों में का यह सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र का एवं उनकी वित्तीय राजधानियों के एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगली प्राथमिकता यानी अंतिम प्राथमिकता जो है 7वीं है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों का प्रौद्योगिकी के नवोन्वेषी उपयोग के बड़े पैमाने के वित्तीय समावेश को हो पाया है। सेवा डिलीवरी बेहतर और त्वरित हो गई है। ऋण उपलब्धता और वित्तीय बाजारों में प्रतिभागिता सुगम हो गई है। यह बजट इन सुधारों को जारी रखने का प्रस्ताव करता है। MSME के लिए ऋण गारंटी। पिछले वर्षों में मैंने MSME के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत करने का प्रस्ताव दिया था। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कॉर्पस में 9,000 करोड़ जोड़कर नवीकृत योजना के 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1% की कमी आएगी। राष्ट्रीय वित्त सूचना रजिस्ट्री में वित्तीय और अनुषंगी सूचना के केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्त सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी फ्रेमवर्क
इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श का डिजाइन किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र विनिमय आपातकाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और वित्तीय क्षेत्र में इष्टतम विनिमय सुगम करने के लिए यथावश्यक और व्यवहारक लोक परामर्श के विनिमय निर्माण प्रक्रिया में अनुषंगीय निर्देश जारी करने के लिए प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अनुपालन के सरल बनाने और आसान करने की इसकी लागत को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में विनियामकों और से मौजूदा विनिमयकों की व्यापक समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए वे आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियामकों के अंतर्गत आवेदनों के निर्णय लेने की समय सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी। अगला आपका GIFT-IFSC में बिजनेस गतिविधियों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। दोहरे विनिमय से बचने के लिए SEZ अधिनियम के अंतर्गत IFSCF की शक्तियाँ प्रयोजित की जाएंगी। IFSCF SEZ प्राधिकरणों को GSTN, RBI, सेबी और IRDAI से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडोज IT सिस्टम की स्थापना करना, विदेशी बैंकों में IFSC बैंकिंग यूनिटों का अधिग्रहण, वित्त पोषण की अनुमति देना, ट्रेड रिफाइनेंसिंग के लिए एक्टिव बैंक की सहायता संस्था की स्थापना करना, मध्यस्थम अनुषंगी सेवाओं के लिए और SEZ अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के लिए IFSC अधिनियम में संशोधन करना और विदेशी व्युत्पन्न लिखितों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना। इस बार ये सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे डाटा दूतावास और आगे जितना भी उनका भाषण था कुछ सेकंड पार्ट में देखेंगे।